हाय स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट और जेईई की कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज़। इसमें मैं सभी चैप्टर्स को कवर करूँगा और चैप्टर को इस फॉर्म में कवर करूँगा कि आप एमसीक्यू करते जाएंगे। आपका पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल वाइज कवर होता जाएगा। आप अपने जो बने हुए नोट्स हैं उनको आप अपने सामने रख लें और इन एमसीक्यूज़ को करते जाएं। जहां आपको एमसीक्यू डिफ़िकल्ट लगता है वीडियो पॉज कर लें, एमसीक्यू को सॉल्व कर लें। इन एमसीक्यू को सॉल्व करने से आपका पूरा सिलेबस जो है वो पूरा चैप्टर जो है वो 20 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा और आप नीट में या जेईई में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो मैं स्ट्रेट वे चलूँगा चैप्टर नंबर इसका सीरीज़ का लेक्चर 1, जिसमें मैं चैप्टर 1 डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन मीन्स सोल्यूट यहाँ पर सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। इसमें पार्टिकल साइज़ क्या होता है, मीनिंग जैसे नमक पानी में डाल दें, नमक आ गया सॉलिड और इसमें डालना है हमने साथ में पानी, ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। तो अगर ये सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन में जो ये सोल्यूट है इसके पार्टिकल का साइज़ कितना होता है। तो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, नॉट डिफाइंड। तो ये याद रखें, अगर किसी सोल्यूशन में किसी दो सब्सटेंस के मिक्सचर में पार्टिकल का साइज़ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो ये सस्पेंशन है। अगर 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो ये भी ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, ये कोलाइडल सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन। और अगर ये लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तब ये ट्रू सोल्यूशन होता है, जिसको हम सिंपली सोल्यूशन बोलते हैं, जो आपका चैप्टर 1 है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ डिपेंड नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 8 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इनमें से जिसके एक्सप्रेशन में भी वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो लेकिन दो एक्सप्रेशन ऐसे हैं, एक है मोलैलिटी स्मॉल m मोलैलिटी और दूसरा है मोल फ्रैक्शन का, इसे जिसको डिनोट करते हैं। ये दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं आता और इसलिए ये इनकी वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है। बाकियों की वेरी करती है, तो वो कैसे करती है वो हम जैसे क्वेश्चन में आगे आ जाएगा, क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप ले लें। यहाँ पे यूनिट्स मैच करने हैं। यही मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सिलेबस का सेकंड टॉपिक ही है। इससे ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है। मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, तो जैसे मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं मोल्स पर लीटर, तो एक आ जाएगा 3। और मोलैलिटी के होते हैं मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये लीटर 1 आएगा। और इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो ये सभी मैच कर रहे हैं। इसमें देखेंगे अगर हम तो ये थर्ड इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें सारे यूनिट्स रिवाइज हो जाते हैं आपके और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड सोल्यूशन इज़। तो ये यहाँ पर हमारे पास है मोलैरिटी गिवन, और मोलैरिटी गिवन है तो आपको निकालनी है क्या, नॉर्मेलिटी। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक, तो यहाँ पर ये फास्फोरस एसिड है तो मैं बेसिसिटी से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे पता है ये जो H3PO3 है, इसमें H तो लग रहे हैं 3 लेकिन ये लूज़ कर पाता है 2, तो इसकी बेसिसिटी होती है 2। तो 2 इंटू 0.3 है इसकी नॉर्मेलिटी, तो आंसर आएगा 0.6। ये आंसर होने वाला है। तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ इसके पास लग रहा है कि H इसके पास 3 है, 3 H डोनेट कर सकता है, लेकिन 3 नहीं, इसमें 2 ही H ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। और ये P ब्लॉक में आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ का क्वेश्चन है ये। तो ये 2 ही लूज़ कर पाता है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये याद रखेंगे कि अगर H3PO3 की जगह पर H3PO4 आए, इस केस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 हो जाएगा, बेसिसिटी 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखेंगे, H3PO3 है या H3PO4 है। अगर H3PO3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर H3PO4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन विल काज। एक्वस सोल्यूशन है, पानी से बना हुआ सोल्यूशन है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा, डिक्रीज इन मोलैलिटी।
डिक्रीज़ इन मोलैरिटी, डिक्रीज़ इन मोल फ्रैक्शन। तो देखें, मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैलिटी और वॉल्यूम जो है दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये डायरेक्टली, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन वॉल्यूम और मोलैलिटी इन्वर्सली रिलेटेड हैं। इसका मीनिंग है मोलैलिटी और टेम्परेचर भी इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलैलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो इसका आंसर बी होने वाला है। 1 में मोलैलिटी है, मोलैलिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं आता, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। मोल फ्रैक्शन जो है इसके ऑप्शन में भी, इसके भी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं आता, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये भी वेट बाई वेट है, वॉल्यूम इसमें भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आ रहा है, यही टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, और वेरी कैसे करेगा, डिक्रीज करेगा। इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द आइडियल सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होती। नो सोल्यूशन इज़ परफेक्टली आइडियल। लेकिन यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है कि आइडियल बताना है, तो इनमें से कोई आपको एक आइडियल चूज़ करना पड़ेगा। मीनिंग जो नियरली आइडियल है वही आप आंसर बताएंगे। तो नियरली आइडियल सोल्यूशन वो होती हैं जिनमें दोनों कंपोनेंट्स में एटम्स का डिफरेंस मिनिमम होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मिनिमम होते हैं। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन काफ़ी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफ़ी, एक CH2 है, दूसरा CH3CO, है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस काफ़ी है। फिनोल और एनिलीन दोनों में बेंजीन रिंग है, एक के ऊपर OH ग्रुप है, एक के ऊपर NH2 ग्रुप है, थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये ह्यूज स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। उसके बाद है इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। तो इसमें भी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कम है, इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस कम है, लेकिन अगर हम देखें तो इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो है वो मिनिमम है, इसलिए ये नियरली आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। ये आज का आंसर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्यूशन दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप। तो एज यू ड्रॉप आपको पता है ऐसा मिक्सचर होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, जिसको अगर हम हीट करें तो लिक्विड फेस में भी और गैस फेस में भी सेम कंपोजिशन रहती है, उसको एज यू ड्रॉप बोलते हैं। तो एज यू ड्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंबाइनिंग लिक्विड से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ मैक्सिमम वाला पूछा है, मीनिंग ज़्यादा है। ज़्यादा तभी होता है जब मिक्स होने वाले दो कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हों। अट्रैक्टिव फोर्सेस का मीनिंग होता है रॉल्स लॉ से वो नेगेटिव डेविएशन शो करनी चाहिए, नेगेटिव डेविएशन शो करनी चाहिए। नेगेटिव डेविएशन जो है वो कौन शो करता है इसमें, तो ये देखें एन हेक्सेन एन हेप्टेन तो नियरली आइडियल सोल्यूशन होता है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। C+O CH3 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये आ गया। एसीटोन, इसके ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोरोफॉर्म में जो H है, इस H के ऊपर काफ़ी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आगे होता है, क्योंकि H जो Cl है इन सब के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, H के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में होती है अट्रैक्शन डेवलप। तो इन दोनों का सोल्यूशन जो है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो बाइंड करके रखती हैं मॉलिक्यूल्स को, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का एग्जांपल होगा। इसलिए अगर कोई देखेंगे सोल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, तो उसमें जो है वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होगा। ये नोट करेंगे, दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम भी आ सकता है, मिनिमम भी आ सकता है। तो मैक्सिमम अब याद रखेंगे जहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, और जहाँ रिपल्सिव या बिल्कुल कम फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं होती, वहाँ पर आप आंसर जो है वो मिनिमम, वो जो एग्जांपल है वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर यहाँ है कि 2 लिक्विड्स को मिक्स किया है, एक का भी वॉल्यूम V है प्लस दूसरे का भी वॉल्यूम V है। तो आपको बताना है कि ये अगर सोल्यूशन बनेगी तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए। व्हेन 2 लिक्विड्स विद वॉल्यूम V प्लस V, तो नॉर्मली मैथमेटिकली देखें तो 2V होना चाहिए आंसर। लेकिन हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा है कि कभी भी दो सोल्यूशन को हम A प्लस B करते हैं तो वॉल्यूम एग्जैक्टली 4 नहीं होता। वॉल्यूम या तो लेस देन अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी तो लेस देन 2 हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी लेस देन 2 V। और अगर दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हो रही, किसी तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रही हैं, तो उस केस में वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन 2 लीटर्स। तो कभी भी V प्लस V मैथमेटिकली तो
2V आएगा, लेकिन केमिकली केमिस्ट्रिकल देखें तो वॉल्यूम हमेशा कम या ज़्यादा हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि उन दो सब्सटेंसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं या रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। तो इसका आंसर होगा कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन 2V। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 12 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर 1 liter of water and 68.4 grams of sucrose is dissolved in 1 liter. The relative lowering of vapor pressure is greater than that of sucrose, less than that of sucrose, double that of sucrose, equal to that of sucrose. तो 12 ग्राम ऑफ यूरिया 1 लीटर में डिज़ोल्व है और 48 ग्राम्स ऑफ सक्रोस। इन दोनों सोल्यूशन की अगर मोलरिटी में निकालूंगा तो इसकी ये भी 0.2 मोलर सोल्यूशन बनेगी, ये भी 0.2 मोलर सोल्यूशन बनेगी। तो मोलरिटी तो दोनों के बराबर है। उसके बाद देखें जो यूरिया है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पानी में जाके ये कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं करता है। जो ग्लूकोज है ये भी पानी में जाके कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं करता है। तो मीनिंग ये भी 0.2 मोलर सोल्यूशन ही रहेगी, ये भी 0.2 मोलर सोल्यूशन रहेगी। जब कंसनट्रेशन सेम है तो उन सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, तो इक्वल टू दैट ऑफ सक्रोस ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ़ मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई अल्टीट्यूड। तो अगर हम हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा। तो हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे हम हाई अल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। तो जब भी हम हाई अल्टीट्यूड पर जाएंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज़। तो कुकिंग विल टेक मोर टाइम मीनिंग यहाँ पर जो वाटर है, अगर हम हाई अल्टीट्यूड पर चले जाते हैं तो वाटर जो है वो 95-96 पर ही बॉयल करना शुरू कर लेगा, लेकिन सी लेवल पर वो 100 डिग्री पर बॉयल करता है। तो यहाँ पर पानी के अंदर टेम्परेचर कम होगा, कुकिंग ज़्यादा टाइम लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एक्स मोलल सोल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन हैज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 2। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ नियरली। तो हम देखें मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई बी से, और मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूट का है तो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मीनिंग ये फार्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पर एक्स मान के चलते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स आएगा, प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें सॉल्वेंट के चाहिए। तो सॉल्वेंट यहाँ पर है बेंजीन में घोला है ये, तो बेंजीन के मोल्स चाहिए। तो बेंजीन के मोल कैसे निकालेंगे। 1 मोलर एक्स मोलर सोल्यूशन मीनिंग एक्स मोल्स आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। तो 1 लीटर मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 kg। 1 मोलल है, 1 मोलल का मीनिंग होता है जो सॉल्वेंट है वो 1 kg है। तो 1 kg सॉल्वेंट का मीनिंग हो गया 1000 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 78। तो यहाँ पर अब बेंजीन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो निकलेंगे 1000 डिवाइड बाई 78 करके। तो इसको अगर हम इक्वेशन को सॉल्व इज इक्वल टू आ जाएगा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 0.2। तो इससे हम इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3.2 आएगी। ये आंसर इसका सी करेक्ट रहेगा। तो ये अपने सिंपल मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाना है। ये एक्स की वैल्यू ये एक्स रहेगा, ये 1000 मीनिंग क्योंकि मोलल सोल्यूशन है तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होगा। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। 1000 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। तो मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 को डिवाइड कर देंगे 78 से। तो इज इक्वल टू टोटल जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 के बराबर है। इससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3.2। हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 13.44 grams of CuCl2 in 1 kg of water is ये फाइंड आउट करना है हमें। गिवन है हमारे पास Kb की वैल्यू और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB होता है, इज इक्वल टू इसका फार्मूला होता है आयोटा मीन्स वांट हाफ फैक्टर मल्टीप्लाई बाई मोलिलिटी ऑफ द सोल्यूशन
एंड मल्टीप्लाई बाई के बी की वैल्यू। तो हमारे पास आयोटा, एक सिंपल आपको तरीका बताऊँ, आयोटा मीन्स वांटा फैक्टर। वांटा फैक्टर कैसे निकालना है, ये CuCl2 है। CuCl2 पानी में जाके CuCl2 जो है ये पानी में जाके 3 आइंस में कन्वर्ट होगा, एक Cu आइन और 2 Cl। तो जो सल्यूट पानी में जाकर जितने आइंस बनाता है उतना इसकी आयोटा की वैल्यू आप सिंपली ये लिख लेंगे 3 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, सल्यूट है यहाँ पर कॉपर, तो ये आ जाएगा कॉपर के सल्यूट के निकालेंगे हम। इसका गिवन वेट है कॉपर का 13.44, इसका मॉलिक्यूलर मास है 134.4, ठीक है जी। और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ वाटर है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इंटू करेंगे हम के वी की वैल्यू 0.52। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.16। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ सकता है, सेम फार्मूला लगेगा, वहाँ के बी की जगह के एफ की वैल्यू गिवन होगी। सिर्फ ये आयोटा की वैल्यू आप ये जल्दी से पिक कर लें तभी आप क्वेश्चन 1 मिनट में निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ ये टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कोई डिसोसिएशन करता है तो जितने आयंस में वो टूटेगा उतने जो है वो आयोटा की वैल्यू आपने लिखनी है। 4 में टूटता है तो 4, 3 में टूटता है तो आयोटा की वैल्यू 3। अगर कोई एसोसिएशन है तो उसमें जितने, अगर वो 2 मालिक्यूल जुड़ते हैं आपस में तो आयोटा की वैल्यू 1.1/2। अगर 3 जुड़ते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू बाई 1/3। 4 जुड़ते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1/4। तो ये आयोटा की वैल्यू शॉर्टकट आप लगा लेंगे, बाकी तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये आंसर इसका सी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 13। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन इज़, तो 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन है। तो 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग है कि जो सोल्यूट है उसका है 1 मोल और ये डिज़ोल्व है 1 kg ऑफ वाटर में। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ भी आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर है, डिवाइड वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, विच विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस इसको आप 1 लीटर ऑफ वाटर है तो ये आंसर 55.5 मोल्स होते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 56.5, विच विल बी इक्वल टू, इसका आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.018। तो इसका आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है के बी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो के बी हो या के एफ हो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू हमेशा नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे वाटर की वैल्यू 0.52 है, सोल्यूट के ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर, ये एंथैल्पी चेंजेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो मेरे पहले दिमाग में आ जाता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं करेगा पानी के अंदर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर, तो मोलरिटी बिल्कुल बराबर दी है, ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कंपेयर करना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट ये MgSO4 है, पानी में जाके ये Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो ग्लूकोज है, मैंने आपको कहा ये ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ही रहेगा। तो ग्लूकोज की सोल्यूशन 1 मोलर मीन्स 0.1 मोलर मीन्स 0.1 मोलर, लेकिन MgSO4 की जो सोल्यूशन 0.1 मोलर है, इसका मीनिंग है ये एक्चुअली पानी में जाके 0.02 मोलर डबल हो जाएगी इसकी कंसनट्रेशन। जब डबल हो जाएगी कंसनट्रेशन मैग्नीशियम सल्फेट की, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो अबाउट ट्वाइस। तो इसमें क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डबल हैं तो वैल्यू भी, कोलिगेटी की प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ सकते हैं। ये आपने बस यही चेक करना है कि एसोसिएशन जिसमें हो रही है या डिसोसिएशन जिसमें हो रही है। मोस्टली डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ये चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर तो हो गया जी है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज़ दिस मच, ओके, पाई की वैल्यू गिवन है हमारे पास, टेम्परेचर है 300 थी, कंसनट्रेशन जो है वो सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे हमें एक्सप्रेशन पता है
कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कंसनट्रेशन इनटू आर इनटू टी। और हमें फाइंड आउट करनी है कंसनट्रेशन, दैट मीन्स कंसनट्रेशन सी इज इक्वल टू पाई बाई आर टी, पाई बाई आर टी। तो पाई की वैल्यू है 0.0821 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू भी 0.0821 और टेम्परेचर है हाउ मच 300 विच इज़ इक्वल टू 1/300 विच इज़ इक्वल टू 1/300 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.0033। तो ये आंसर इसका सी रहेगा। तो ये अब थोड़ा ये ध्यान रख लेंगे कि ये हमारे पास होता है पाई वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की एक्सप्रेशन में फार्मूला बनता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन इंटू वी। एन इंटू वी हो गया मोलेरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया मोलेरिटी। मोलेरिटी मीन्स कंसनट्रेशन इंटू आर इंटू टी विच इज़ इक्वल टू पाई इक्वल टू सी कंसनट्रेशन इंटू आर टी। तो ये वाला फार्मूला डायरेक्टली लगाया है मैंने यहाँ पर और इससे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन इज। तो भाई एन हेक्सेन क्या होता है? हेक्सेन हो गया 6 कार्बन का चेन CH3 CH2 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 एंड CH3। 6 कार्बन, ये है 7 कार्बन का। तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, एक में 6 कार्बन है, एक में 7 कार्बन है। 3 3 6 3 3 6 1 7। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं OH या NH बॉन्ड हो तो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नो चांस। आयन डाइपोल, तो इसमें कोई आयन तो है नहीं है, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है। डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव कोई एंड बने हों वो भी नहीं बने हुए हैं। तो सिंपल इसका आंसर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होता है। लेकिन मैं एक जनरलाइज फॉर्म में बता दूं आपको, ये नॉन पोलर मालिक्यूल है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन आ जाए, जिनमें कोई पोलर बॉन्ड नहीं है तो उनमें सिंपली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही होती हैं, जिनके कारण ये सब्सटेंसेस लिक्विड दिखाई देते हैं और ये वेरी वीक फोर्सेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वांट हाफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर आइडियल सोल्यूशन। तो जब आइडियल सोल्यूशन आ गई तो मुझे क्लिक मेरे माइंड में फटक से कर जाएगा। आइडियल सोल्यूशन मीन्स नो एसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन सोल्यूट की नहीं होने वाली है। जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होने वाली है तो उस केस में जो वांट हाफ की वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी रहती है? 1 रहती है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो वांट हाफ फैक्टर आयोटा इज इक्वल टू नॉर्मल मालिकुलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मालिकुलर मास होती है वैल्यू। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन जब नहीं होगी तो नॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मालिकुलर मास एक जैसे होंगे। जब एक जैसे होंगे तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ मालिक्यूल AB अंडरगोज डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मीन एसोसिएशन हो गई। AB मालिक्यूल है, एसोसिएशन कर रहा है। इट्स वांट हाफ फैक्टर इज फाउंड टू। वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू भी दी हुई है 0.60। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AB। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है आयोटा। आयोटा मीन्स वांट हाफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्लस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिवाइड बाई n। n यहाँ पर है कि कितने मालिक्यूल डाइमराइज कर रहे हैं या कितने मालिक्यूल्स डिसोसिएशन के डाइमराइजेशन में कितने मालिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो डाइमराइजेशन में मालिक्यूल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कितने हैं? 2। डाइमर बनना, डाई का मीनिंग 2, तो n यहाँ पर होने वाला है 2। और अब मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो अयोटा मीनिंग वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू 0.60 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से लाई मैंने, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो जिसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 0.60 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.60 विच इज़ इक्वल टू which further implies that alpha by 2 is equal to
अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0.40 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 8.8। परसेंटेज में अल्फ़ा निकालेंगे तो वो 0.8 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 80% में। तो इसका आंसर फिर होगा 80%। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। एसोसिएशन के लिए एसोसिएशन हो रही है, डाइमराइजेशन हो रही है, डाइमराइजेशन में 2 यूनिट टूट रहे हैं, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू आपके पास गिवन है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा की वैल्यू। बट अल्फ़ा की वैल्यू पूछी हुई है परसेंटेज में, तो उसको अगर 0.80 है तो दैट विल बी 80%। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो के एच वैल्यू फॉर, के एच यहाँ पर है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज आपके सिलेबस में है, तो ये हेनरीज कांस्टेंट होता है, के एच ऐसे लिखा जाता है। अलग अलग गैसेस के लिए आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और मीथेन के लिए इसकी वैल्यू गिवन है। आर्गन के लिए ये है 40, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है 1 पॉइंट, और ये फॉर्मेल्डिहाइड के लिए दिस मच। हाँ, तो इसके लिए हमने अब क्या बताना है कि अरेंज दिस गैसेज इन ऑर्डर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इन गैसेस की बतानी है के एच की वैल्यू देख के। तो ये आप देखेंगे इसके लिए हेनरीज कांस्टेंट जो है इसके इन्वर्सली रिलेटेड होता है टू द सॉल्युबिलिटी। हेनरीज कांस्टेंट इन्वर्सली रिलेटेड है सॉल्युबिलिटी के साथ। इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी होती है कम। तो आर्गन की वैल्यू यहाँ पर देखें तो आर्गन की वैल्यू 40 है, सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम वैल्यू जो है होने वाली है आर्गन की सी या डी जो है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू देखें हम तो वो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन के लिए है 0.34। तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है वो वैल्यू लोअर है। और उसके बाद देख रहे हैं मीथेन की, और सबसे कम वैल्यू किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की। तो इसलिए आंसर हमारे पास सी जो है वो करेक्ट है। तो ये सिंपल सा ये तरीका याद रखेंगे। सॉल्युबिलिटी उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो उसकी सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी। तो आंसर सी इज़ करेक्ट। तो इसी अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इनको एक बार दोबारा से देख लेंगे वीडियो को आप, तो आपका सोल्यूशन चैप्टर ऑलमोस्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आप जो है इसको बार बार पढ़ लें, बार बार वीडियो को देख लें, और बाकी वीडियोस भी मेरे इसी चैप्टर के जो है वो हर सैटरडे, एवरी सैटरडे जो है वो मैं ऐड करता जाऊंगा 2 चैप्टर्स। और आई होप कि आप 180 बाई 180 लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।